नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक की, उसमें हमने सबसे पहले बायोलॉजी में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसकी पहली वीडियो सेल और उसकी डिस्कवरी पर बेस्ड थी, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। जिसने नहीं देखी है वो इस वीडियो को सबसे पहले देखें। उसके बाद ये दूसरी वीडियो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को लेकर है। ये क्लासेज में आपको थ्योरी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताया जाता है। सेल जो है हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी के रिगार्डिंग और जो भी क्वेश्चंस थे मैंने बताए हैं। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की थी, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये आपकी जो सेल है इसके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन होगी, इसे बोला जा रहा है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट कर रही है सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट of some material in or out of the cell. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन और आउट दोनों काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, एंट्री और एग्जिट दोनों करेगी, बट सभी मटेरियल का नहीं, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल का, सम मटेरियल लिखा हुआ है। अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो नहीं, इन नहीं, सम है, ठीक। ऑल नहीं, सम मटेरियल्स के लिए है, सभी मटेरियल्स के लिए नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। कुछ और ऐसे मटेरियल होंगे जिनको रोकेगी अंदर आने से, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें अंदर बाहर जाना अलाउ करेगी। सभी मटेरियल के लिए ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सिलेक्शन करेगी कि किसको हमें आगे पास करना है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है। इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। सब्सटेंस का जो इन एंड आउट है वो किस तरीके से हो रहा है, सब्सटेंस जो है सेल से बाहर कैसे जा रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, वो देखते हैं। सम सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ध्यान से सुनिएगा, डिफ्यूजन फिजिक्स का भी एक फिनोमेना है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल दूसरे कोने तक, मतलब किचन से आपके कमरे तक अपने आप आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो उसी डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल से अंदर बाहर जाएंगी। वो भी हम देखेंगे कौन अंदर जाता है कौन बाहर जाता है। वैसे तो आपको पता होगा, जब हम मतलब इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो CO2 आउट करते हैं। तो CO2 का जो मूवमेंट होगा वो आउटसाइड ही होगा सेल से, और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होगा वो इनसाइड होगा। तो देखते हैं सेल के अंदर जो भी गैसेस एक्सचेंज हैं वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा किसका, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। आइए देखते हैं, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर द कंसंट्रेशन इज लो। तो हमें समझ में आता है कि डिफ्यूजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक सेलुलर वेस्ट है दैट रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, जिसको सेल से बाहर करना जरूरी है। जब वो हाई कंसंट्रेशन में एक्युमुलेट हो जाता है सेल के अंदर, यानी इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। ध्यान से सुनिएगा, जब सेल की जो कंसंट्रेशन है, जब सेल की कंसंट्रेशन, ये सेल है, सेल में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी, और बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process called diffusion. Similarly ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा. ऑक्सीजन के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी अंदर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन क्या है अंदर आ रही है. O2 enters, साफ साफ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion enters the cell when the low level of concentration of O2 inside the cell decreases. जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो यानी O2 की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर के कंपेयर में अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आइए अब देखते हैं. डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेल के बीच में, सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा उसमें कौन रोल प्ले करेगा, मेन रोल प्ले करेगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. अब वाटर के मूवमेंट की बात होती है तो साफ साफ पता है कि वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो करता है. बट ध्यान से सुनिए, जैसे ही वाटर के केस में डिफ्यूजन का लॉ फॉलो होगा तो उसको ऑस्मोसिस नाम दिया जाएगा, उसको डिफ्यूजन नहीं बोला जाएगा. ध्यान से सुनिएगा, वाटर के केस में भी डिफ्यूजन का लॉ फॉलो होता है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले रीजन की तरफ वाटर मूव करता है. बट साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को अब डिफ्यूजन नहीं बोला जाएगा वाटर के केस में, इस पूरे प्रोसेस को वाटर के केस में बोला जाएगा ऑस्मोसिस. और साथ ही साथ एक बात बता देता हूँ, जैसे डिफ्यूजन में एक साइड ही मूवमेंट हो रहा था आपका, जैसे हाई से लो कंसंट्रेशन में, ऐसे ही वाटर के केस में दोनों साइड से मूवमेंट होगा, मतलब अंदर से बाहर की तरफ भी और बाहर से अंदर की तरफ भी. बट जब नेट मूवमेंट देखा जाएगा वाटर का तो वो डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो कर रहा होगा. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब नेट जो है वो हाई से लो की तरफ ही जाएगा. जैसे सपोज इन जो है वो अगर 5 लीटर हुआ है और आउट जो है 5 लीटर हुआ है, तो ओवरऑल आउट अगर 3 लीटर होता है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही होगा, ये ध्यान रखना है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water. तो ध्यान से सुनिएगा, वाटर का मूवमेंट जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा वो डिपेंड करेगा इस चीज़ पर कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है. मतलब उसके अंदर जो अमाउंट, जो सब्सटेंस है उस वाटर में जो डिजॉल्व है उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है. क्योंकि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व ही तो कंसंट्रेशन को बताएगा कि उस जो वाटर है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई है या वाटर की कंसंट्रेशन लो है. ठीक है. ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. समझ आ जाना चाहिए, मैंने अभी बताया था हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब होता है लो वाटर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स. टूवर्ड्स कब, हाई टू लो, यानी हाई वाटर कंसंट्रेशन की बात हो रही है. मैंने बताया जैसे वाटर के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, अगर वो सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में होगा तो उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि हमारा फोकस किस पे है, वाटर की कंसंट्रेशन पे है. ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑस्मोसिस जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करेगा. तो यही लाइन इसमें लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार दोबारा बताता हूँ. ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर across a selectively permeable membrane towards a high solute concentration. अगर किसी मतलब वाटर है उसमें अगर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी, इसका मतलब जो वाटर है वो कम मात्रा में होगा,
वाटर कम मात्रा में होगा, इसका मतलब उसकी तरफ वाटर मूव करेगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लिखा है ना टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होगा टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखते हैं तीन एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें इन्होंने तीन जो सॉल्यूशन है उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। इससे 100% क्वेश्चन आने के चांसेज हैं आपके पेपर में। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट ए एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में किसी एनिमल या प्लांट सेल को रखते हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो उन्होंने तीन पॉसिबिलिटी बताई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। If the medium if the medium surrounding the cell has a high water concentration, then the cell, meaning outside solution, is very dilute। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बाहर जो है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। ये सेल है, अगर सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, इसका मतलब बाहर क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आपने देखा होगा ये HCl एसिड है, इसमें वाटर मिला दिया तो इसका मतलब ये एसिड क्या हो गया, अब डाइल्यूट हो गया। जब भी बोलते हैं कि इसमें वाटर मिला दो तो इसका मतलब उसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। यही सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम अगर हमारे अगर सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब बाहर कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। देखिएगा अब क्या है, when the medium surrounding the cell has a high water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain water by the osmosis। such a solution is known as hypotonic solution। अब इस केस में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर बाहर सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मूवमेंट है तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके केस में क्या होगा, ये जो बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसे बोला जाता है क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को दिखा रहा है, इसका मतलब डिफ्यूजन यानी ऑस्मोसिस क्या कहता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करेगा, तो वाटर जो है इन आएगा, यही है यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटसाइड सॉल्यूशन, सेल विल गेन वाटर, सेल जो है वाटर को क्या करेगी, गेन करेगी। और जब ऐसे केस में सेल गेन करेगी तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाटर का मूवमेंट ध्यान रखना है दोनों दिशाओं में होता है, इन से आउट और आउट से इन। बट नेट जब मूवमेंट देखा जाएगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर जब देखा जाएगा तो वो केवल और केवल इस तरीके से होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में जो वाटर का मूवमेंट है वो नेट मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन लीव, यानी वाटर जो इन वाला है वो ज़्यादा होगा और आउट वाला कम होगा, तो ओवरऑल इन पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे केस में सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, सेल्स के स्वेल होने के चांसेज हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हम कहेंगे सेल जो है लाइकली टू स्वेल अप होगी, सेल विल गेन वाटर, तो ऐसे केस में स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेल अप। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अब देखते हैं, जब नेक्स्ट कंडीशन जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने पहले भी बताया, अभी बताता हूँ, वाटर जो हो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी जितना इन आएगा उतना ही आउट जाएगा। तो ऐसे केस में जो है वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर बोली जाएगी, न हाई होगी एक तरफ न लो होगी, दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन होगी। ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है उसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपने आइसो लाइन्स पढ़ी होंगी, आइसो मतलब इक्वल। ठीक है, देखिए बता देता हूँ, द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ, नेट मूवमेंट की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ये क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे सेम साइज। सेल जो सेम साइज की रहेगी, सेल स्वेल अप नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब सेल सिकुड़ जाएगी, मतलब सेल से जो बाहर पानी है वो ज़्यादा बाहर चला जाएगा, इन कम होगा। पहले केस में सेल में पानी इन ज़्यादा आ रहा है तो सेल स्वेलअप हो रही है। दूसरे केस में जितना अंदर है जितना बाहर जा रहा है वो दोनों बराबर है। तीसरा केस ऐसा है कि सेल के बाहर से सेल के पानी बाहर ज़्यादा चला जाएगा, तो ऐसे केस में सेल सिकुड़ जाएगी। तो उसी को देखते हैं, सेल श्रिंक हो जाएगी। देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ए मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी ये सेल है, सेल के बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, इसका मतलब सेल के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। मैंने अभी बताया था वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, बट ओवरऑल जो है वो कैसा मूवमेंट होगा, इन से आउट की तरफ। तो ऐसे केस में पानी बाहर ज़्यादा जाएगा, लीव आउट ज़्यादा करेगा, लीव इन कम होगा, तो ऐसे केस में सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। देखिए, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग देयर इज वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वो क्या था, आपका सॉल्यूशन कैसा था, वो सॉल्यूशन था डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब बाहर कंसंट्रेशन वाटर की हाई होगी, यानी वाटर ज़्यादा मात्रा में होगा, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बाहर जो है वो सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो इस वाले सॉल्यूशन को बोला जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले हमने क्या बोला था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए इससे पहले हमने क्या बोला था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सेल विल लूज वाटर by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than the enters, therefore cell will shrink. ये दोनों डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा, बट मोर वाटर विल लीव आउट फ्रॉम द सेल। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू इन, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। किसके केस में, हमने अभी देख लिया, आपको याद करा देते हैं, क्या है, हाइपरटोनिक। अब हमने देखा तीन तरीके के सॉल्यूशन थे, एक था हाइपोटोनिक, दूसरा क्या था, आइसोटोनिक, तीसरा क्या था, हाइपरटोनिक। ऐसे केस में सेल स्वेल कर जाएगी। सेल स्वेल करने का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर पानी इन ज़्यादा आ जाएगा, इन मोर। इन मोर होने का मतलब बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, यानी इसे बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे केस में सेल एज इट इज रहेगी जैसी है, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर रहेगी। हाइपरटोनिक वाले केस में सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक करने का मतलब जो है वो पानी आउट ज़्यादा चला जाएगा, इसका मतलब बाहर जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाला सॉल्यूशन होगा, जिसे बोला जाएगा वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा, बाहर वाला। मिल रहा है। ये जो है आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अंडा होता है, एग होता है, उसके बाहर जो सेल होती है, जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखती है, वो किससे मिलके बनी होती है, वो मोस्टली क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कौन सी, जो एग की जो सेल होती है वो मोस्टली क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाकर देखिए, उसका टाइटल है सेल एंड इट्स डिस्कवरी। ठीक है, मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक ये तीनों के तीनों समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और जो मोस्ट प्लांट सेल हैं टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर को गेन करते हैं। ठीक है, अगला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। पूछा जाएगा जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू करती हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन is an important in the exchange of gases and water in the life of a cell. Diffusion is an important in the exchange of gases and water in the life of a cell. एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूजन बोला जा रहा है, और जब वाटर का एक्सचेंज हो रहा है तो उस केस में भी डिफ्यूजन ही बोल सकते हैं, बट उसको एक नया नाम दे दिया है ऑस्मोसिस। क्योंकि डिफ्यूजन के केस में एक साइड मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉरी, और जो ऑस्मोसिस है उसके केस में वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में है, बट ध्यान रखना है नेट मूवमेंट डिफ्यूजन के लॉ को ही फॉलो करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन और मूव आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग द यूज ऑफ एनर्जी। ये सब जो भी मूवमेंट हो रहा है ये सब एनर्जी इसके लिए ज़रूरत है। एनर्जी कौन बनाएगा? पावर हाउस। पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। हम आने वाली वीडियोज में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड एंड प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कैसे मॉलिक्यूल से बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। कौन कौन से? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आपको आने वाली वीडियोज में पता चलेगा। कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है और ये प्रोटीन मिल करके पहुँचा देता है किसके पास पहुँचता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, ये अभी मैं आने वाली क्लासेज में आपको बताऊँगा। we can observe the structure of plasma membrane only through a electron microscope। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाहर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड और अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल है, सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। लिपिड और प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। और साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनेबल कर रही है सेल को फूड को और अदर मटेरियल को इंगल्फ इन करने का, उनको अपने अंदर ठूंसने का। जैसे खाना ठूंसा जाता है इसी तरीके से सेल जो है जो फूड है और जो अदर मटेरियल है उसको इंगल्फ इन करेगी फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अमीबा नाम का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड को इंगल्फ करता है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, क्यों है? विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द सेल एंड सेपरेट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप ये सारे के सारे ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आप 14 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं टोटल हमारे पास टोटल 32 क्वेश्चन हैं। 14 क्वेश्चंस हैं और 18 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव में बस केवल वन लाइनर हैं। एक्चुअली क्या है? वन लाइनर।
अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। इनके करेक्ट आंसर पता करने के लिए आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। जो गलतियां आप अभी करेंगे उनसे बच सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में, तो ज़रूर अटैम्प्ट करिए इन क्वेश्चंस को, एग्जैक्ट हू बहू उठ के आएंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड जो भी चल रहा है एसएससी का, उसमें क्या है कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक एक लाइन डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए और आपको लगे कि आपका पेपर पूरा देखा हुआ है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर जाके आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट करके उस पीडीएफ से अपने आंसर्स कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल, किसने की थी, उसको आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।